एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी जिसका नाम रेशमा था। वो कागज के रंग बिरंगे खिलौने बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। गांव के बाजार में कमाई बहुत कम होती थी, जिससे पेट भर पाना भी मुश्किल था। एक दिन रेशमा ने हिम्मत जुटाई और सोचा, गांव के बाजार से अच्छा है कि शहर के बाजार जाऊं तो शायद अच्छी कमाई हो जाए। पैसे की जरूरत इतनी बड़ी थी कि उसने खतरनाक रास्ता चुनने की ठान ली। गांव और शहर के बीच का डरावना जंगल। वो रास्ता बहुत डरावना था, पर पैसों के लिए डर भी खत्म हो जाता है। वो जब जंगल के रास्ते से होकर शहर जा रही थी, वो अपनी कागज के खिलौनों की गठरी को कसकर पकड़े आगे बढ़ रही थी। रास्ते में झाड़ियों और कांटों का एक घना जंजाल था। वह कांटों में फंसकर आगे निकलने की कोशिश करने लगी, जिससे उसके कपड़े फट गए। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, पर उसकी आंखें सिर्फ शहर के बाजार और वहां मिलने वाले पैसों पर टिकी थी। वो अपनी मजबूरी और हिम्मत की गठरी को उठाए आगे बढ़ती चली गई। रेशमा किसी तरह जंगल के कांटों और डर से लड़ती हुई आखिरकार शहर के बड़े बाजार पहुंची। उसके फटे कपड़े देखकर बाजार में मौजूद सभी लोग उसे गंदी नजर से देखने लगे। कोई घिन से मुंह फेर रहा था तो कोई उसकी हालत पर खुलकर हंस रहा था। हर तरफ से फुसफुसाहटें और मजाक की आवाजें आ रही थीं। रेशमा शर्मिंदगी से सर झुकाकर एक कोने में खड़ी हो गई। उसकी उस दिन बहुत कम बिक्री हुई। वही उसी समय राजकुमार युवराज अपने शाही घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। भीड़ उसके लिए रास्ता दे रही थी। उसकी नज़र भी रेशमा के फटे कपड़े और उसकी डरावनी सूरत पर पड़ी। राजकुमार ने भी रुककर हंसी उड़ाते हुए उस गरीब लड़की का मजाक बनाया, जिससे भीड़ की हंसी और तेज हो गई। उसने रेशमा के मुंह पर कुछ सिक्के फेंक कर मारे और कहा, जाकर कपड़े खरीद लेना। तभी दूसरी राजकुमारी अलीशा अपने रथ पर सवार वहां आई। उसने ये सारा बर्ताव देखा। राजकुमारी अलीशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत राजकुमार युवराज के सामने आकर गुस्से में सख्ती से कहा, राजकुमार, तुमने अपने शाही पद का अपमान किया है। जिस लड़की की मजबूरी का तुमने मजाक बनाया है, उसके अपमान के बदले में सुन लो, उसी लड़की से तेरा विवाह होगा। इसी में तेरी सजा और तेरी बेइज्जती का बदला है। राजकुमार युवराज और बाजार की भीड़ ये सुनकर दंग रह गई। राजकुमारी अलीशा और रेशमा उस घटना के बाद बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अलीशा रेशमा के सीधेपन और उसकी मजबूरी में भी हिम्मत न हारने के जज्बे से बहुत प्रभावित थी। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार युवराज के विवाह के लिए राजकुमारियों को बुलाने का समारोह आयोजित किया गया। राज्य के हर कोने से राजकुमारियां बुलाई जा रही थीं। राजकुमारी अलीशा ने सोचा कि यही अच्छा मौका है राजकुमार युवराज से उसका बदला लेने का, उसे सबक सिखाने का कि किसी गरीब का मजाक बनाना कितना बड़ा अपराध है। अलीशा ने तुरंत रेशमा को अपने महल में बुलाया। अलीशा ने रेशमा को एक बहुत खूबसूरत सी राजकुमारी बना दिया। रेशमा को सबसे महंगे वस्त्र पहनाए गए और हीरे मोती के जेवरों से सजाया गया। रेशमा का वो गरीब रूप पूरी तरह से बदल चुका था। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वह भी स्वयं को नहीं पहचान पा रही थी। बदले की योजना के तहत राजकुमारी अलीशा खुद रेशमा की दासी बनकर उसके साथ विवाह समारोह में गई। रेशमा उस समय की सबसे सुंदर और आकर्षक राजकुमारी लग रही थी। जब राजकुमार युवराज ने विवाह के समारोह में रेशमा की सुंदरता, उसके महंगे वस्त्र और आभूषण देखे तो वो उसे देखता ही रह गया और उसके मन में लालच जग गया। वह उसकी ओर तुरंत आकर्षित हो गया। राजकुमार युवराज ने बिना किसी देरी के ये फैसला कर लिया कि वो इसी राजकुमारी से विवाह करेगा। और इस तरह राजकुमार युवराज का विवाह उसी गरीब लड़की रेशमा से हुआ, जिसका उसने कुछ दिन पहले बाजार में मजाक उड़ाया था। राजकुमार को ये पता भी नहीं चला कि ये उसकी राजकुमारी अलीशा द्वारा रची गई बदले की योजना थी। विवाह की पहली रात बीत जाने पर रेशमा को लगा कि अब राजकुमार को सच बता देना चाहिए। उसने साहस जुटाया और राजकुमार युवराज को महल के बाहर बाजार में हुई घटना और राजकुमारी अलीशा की योजना का सारा सच बता दिया। ये सुनते ही राजकुमार युवराज का क्रोध बढ़ गया। उसे लगा कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है और उसके शाही सम्मान को चोट पहुंची है। क्रोध में उसने तुरंत रेशमा को महल से निकालने की योजना बनाई, लेकिन ऐसी जिससे उस पर किसी को शक न हो और राजकुमार को कोई कुछ कह भी न सके। उसने तुरंत एक विश्वसनीय सैनिक को गुप्त रूप से बुलाया और कहा, जब मैं रात को उठकर जाऊंगा तो तुमको वहां देखकर मैं रेशमा पर चरित्रहीन होने का दाग लगा दूंगा और सारे लोगों को भी दिखाऊंगा और उसे महल से बाहर निकाल दूंगा। कोई सवाल नहीं कर पाएगा। ये करने के लिए मैं तुमको बहुत सारा धन दूंगा और ऊंचा पद भी दूंगा। सैनिक को लालच आ गया। राजकुमार ने कहा, बस जब मैं बाहर जाऊं तो तुम रानी के पास लेट जाना और मैं सबको बुलाकर ये दृश्य दिखा दूंगा और इस घटना के बाद सब उसे चरित्रहीन कहेंगे। अगली रात राजकुमार की योजना सफल रही।
जैसे ही राजकुमार जानबूझकर कमरे से बाहर गया, उसने वापस आकर सैनिक को पकड़ने का नाटक किया और सबको बुलाकर सारा दृश्य दिखाया। उसने रेशमा पर धोखेबाजी और चरित्रहीनता का झूठा आरोप लगाया। राजकुमार के झूठे आरोप और क्रोध के सामने रेशमा की सच्चाई और विनती किसी ने नहीं सुनी। अपमानित करके उसी रात रेशमा को महल से बाहर निकाल दिया गया। जब रेशमा को महल से बाहर निकाला जा रहा था, उसके दिल में अपमान और पीड़ा की आग जल रही थी। बाहर जाने से ठीक पहले रेशमा ने राजकुमार युवराज की आंखों में देखा और हिम्मत से कहा, राजकुमार, तुमने मुझ पर जो झूठा कलंक लगाया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखना, एक दिन तुम्हारी ही संतान तुम्हारी मौत बनेगी। ये भविष्यवाणी सुनकर राजकुमार युवराज का क्रोध और भी बढ़ गया। उसकी शाही अहंकार को चोट पहुंची। एक गरीब और चरित्रहीन ठहराई गई लड़की की ये बड़ी बात उसे सहनीय नहीं लगी। गुस्से से पागल होकर राजकुमार ने सैनिकों से कहा कि उसे धक्के मारकर तुरंत महल से बाहर निकालो। अपमानित और कलंकित रेशमा को धक्कों के साथ महल के मुख्य द्वार से बाहर फेंक दिया गया। उस पर चरित्रहीन होने का दाग लगा और उसे बेइज्जत किया गया। रेशमा उस रात अंधेरे में अकेले महल से दूर चली गई। राजकुमार की भविष्यवाणी वाली बात युवराज के दिमाग में गूंजती रही। जब रेशमा को महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और वो अंधेरे में अकेले खड़ी थी, तभी वही सैनिक उसके पास आया जिसे राजकुमार ने झूठा आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किया था। सैनिक का मन ग्लानि से भरा हुआ था। उसी के लालच और राजकुमार के आदेश मानने की वजह से ये सारा अन्याय हुआ था। सैनिक ने रेशमा के सामने सिर झुकाकर कहा, रेशमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पैसों के लालच में आकर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा और इस षड्यंत्र में शामिल हुआ। मेरा हृदय पश्चाताप से जल रहा है। कृपया मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। रेशमा ने सैनिक की ओर घृणा से देखा। उसका दर्द और अपमान अभी ताज़ा था। उसने सैनिक को धिक्कारते हुए कहा, दूर हटो, तुम्हारे घर का तो मैं पानी तक न पीऊं। जो आदमी पैसों के लिए किसी निर्दोष के चरित्र पर झूठा दाग लगवा सकता है वो सहायता के योग्य नहीं है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, अब मेरा रास्ता अलग है। ये कहकर रेशमा ने सैनिक को वहीं छोड़ दिया। उसने शहर की ओर मुंह नहीं किया, बल्कि पीछे मुड़कर तेजी से शहर की सीमा से बाहर जंगल की ओर चली गई। रेशमा अपमानित होकर शहर से बाहर निकली और चलते चलते उसी घने जंगल में पहुंच गई जो राजकुमार के राज्य की सीमा पर था। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यह एक मायावी जंगल था जहां अलौकिक शक्तियां निवास करती थीं। पर रेशमा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। थककर और टूटकर रेशमा जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने साथ हुए धोखे और झूठे कलंक का गहरा दुख था। तभी वहां एक यक्षिणी प्रकट हुई। यक्षिणी बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे पर दिव्य शांत भाव था। उसने रेशमा के आंसू पोंछे और प्यार से पूछा। रेशमा ने यक्षिणी को अपनी सारी बातें बताईं, गरीबी, शहर का सफर, राजकुमारी की योजना और राजकुमार का छल। यक्षिणी ने रेशमा की पीड़ा समझी और उसे अपने साथ रहने के लिए कहा। रेशमा को यक्षिणी के रूप में आसरा मिल गया। समय बीतता गया। यक्षिणी ने रेशमा को शांत और सुरक्षित वातावरण दिया और फिर एक दिन उसी मायावी जंगल में यक्षिणी की देखरेख में रेशमा ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। ये वही संतान थी जिसके बारे में रेशमा ने क्रोध में राजकुमार से भविष्यवाणी की थी। राजकुमार युवराज को जरा भी पता नहीं चला था कि रेशमा महल से जाते समय गर्भवती हो गई थी। उसके मन में केवल एक ही बात घर कर गई थी, रेशमा की भविष्यवाणी, एक दिन तेरी ही संतान तेरी मौत बनेगी। इस भविष्यवाणी के डर से राजकुमार आतंकित रहने लगा। उसे हर समय अपनी मृत्यु का भय सताता था। राजकुमारी अलीशा के आदेश के बाद राजकुमार का विवाह रेशमा से हो चुका था, लेकिन रेशमा को निकालने के बाद भी उसने दोबारा विवाह नहीं किया। उसने पक्का फैसला कर लिया था कि वह कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेगा और कोई संतान पैदा नहीं करेगा, ताकि रेशमा की भविष्यवाणी झूठी हो जाए और उसकी मौत का कारण उसकी संतान न बन सके। राजकुमार युवराज के मन में झूठे अपमान का क्रोध कम होने की बजाय भविष्यवाणी का डर बढ़ गया था। वह अकेले ही शाही जीवन जीने लगा। रेशमा और उसका बेटा मायावी जंगल में सुरक्षित थे। एक दिन रेशमा जंगल के अंदर कुछ पका रही थी। उसका छोटा सा बेटा, जो अभी घुटनों और हाथों के बल चलता था, खेलते हुए बाहर निकला और जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। यह सारा दृश्य यक्षिणी अदृश्य होकर देख रही थी। उसे भविष्य के घटनाक्रम का ज्ञान था। तभी उसी रास्ते से एक दूसरे राज्य के राजा और रानी गुजर रहे थे। वे निस्संतान थे और संतान पाने की इच्छा से कई तीर्थ कर चुके थे। उन्होंने जब उस छोटे से शिशु को अकेला खेलते हुए देखा तो वे हैरान रह गए। रानी ने तुरंत घोड़े से उतरकर बालक को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से सहलाने लगी। रानी की आंखें खुशी से भर गईं। उन्होंने राजा से कहा,
स्वामी, मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे वरदान दिया है। इस घने जंगल में इतना सुंदर बच्चा किसका हो सकता है? यह निश्चित ही कोई चमत्कार है। हम इसे अपने साथ ले चलेंगे। यह सुनकर राजा भी सहमत हुए और वे बालक को अपने रथ में लेकर जाने लगे। इतने में रेशमा की नज़र अपने बच्चे पर पड़ी। वो दौड़कर आई और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी यक्षिणी ने अदृश्य रूप में ही रेशमा को रोक दिया और कहा, रेशमा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह ईश्वरीय संकेत है। समय आने पर तुमको खुद पता चल जाएगा कि ये कदम क्यों आवश्यक था। अभी मत रोको। इस जंगल से ज्यादा सुरक्षित तेरा बालक महल में रहेगा और उसे राजकुमार बनने की सारी शिक्षा मिलेगी। यक्षिणी के वचन सुनकर रेशमा मौन हो गई और भारी मन से उसने राजा और रानी को अपने बेटे को ले जाते हुए देखा। वो बालक अब दूसरे राज्य के राजा और रानी के साथ रहने लगा। निस्संतान राजा और रानी ने उसे पूरे प्रेम से अपनाया और उसे राजकुमार के रूप में पालना शुरू कर दिया। उसका नाम रखा गया वीर। राजकुमार वीर अब शाही सुख सुविधाओं और उत्तम शिक्षा के बीच धीरे धीरे बड़ा हो गया। वो वीर, साहसी और बुद्धिमान राजकुमार बन रहा था। इधर मायावी जंगल में यक्षिणी हमेशा राजकुमार वीर को देखने जाया करती थी। वो अदृश्य होकर महल के सारे हाल, राजकुमार के बढ़ने और सयाने होने की सारी बातें जानती थी। यक्षिणी नियमित रूप से जंगल में वापस आती थी और रेशमा को सारे हाल बताती थी। यक्षिणी कहती, रेशमा, तुम्हारा बेटा एक महान योद्धा बन रहा है। उसका भविष्य शानदार है। दुष्ट राजकुमार युवराज रेशमा के पति ने अपनी बहन के विवाह का आयोजन रखा। इस विवाह में उसने सभी पड़ोसी राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा। यह निमंत्रण उस राजा को भी मिला था जिन्होंने रेशमा के पुत्र राजकुमार वीर को गोद लिया था। जब राजा ने युवराज के राज्य जाने की तैयारी शुरू की, तभी युवा राजकुमार वीर ने भी साथ चलने की जिद की। रानी ने बेटे के लिए राजा से विनती की और राजा उसे प्यार से अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए। उस राज्य तक जाने के लिए उन्हें बीच के उसी मायावी जंगल को पार करना पड़ता था जहां रेशमा और यक्षिणी रहती थीं। यह बात जब यक्षिणी को पता चली कि राजकुमार वीर जंगल के रास्ते से गुजरने वाला है, तो उसने तुरंत रेशमा को बुलाया और कहा कि वह बाहर आकर अपने पुत्र को एक बार देख ले। रेशमा दौड़कर जंगल के किनारे आई। रथों का काफिला नजदीक आ रहा था। रेशमा ने पहली बार अपने बेटे को इतने सालों बाद एक भव्य राजकुमार के रूप में देखा। उसकी आंखें खुशी और पीड़ा के आंसुओं से भर गई, लेकिन यक्षिणी की चेतावनी के कारण वो शांत खड़ी रही। राजकुमार वीर के काफिले के जंगल में प्रवेश करते ही यक्षिणी ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। यक्षिणी ने उस राजकुमार, जो दरअसल रेशमा का पुत्र था, के स्वागत में पूरे जंगल के वृक्षों को फलों और सुगंधित फूलों से भर दिया। जंगल का दृश्य क्षण भर में बदल गया। पेड़ों पर लटकते फल इतने खूबसूरत और चमकीले थे कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाए। हर जगह सुगंधित फूलों की इतनी तेज खुशबू थी कि पूरा वातावरण आनंदमय हो गया। यह वन वास्तव में मायावी जंगल था, इसलिए वहां के फल और फूल देखने में बहुत सुंदर थे, पर यक्षिणी की माया के कारण वे फल खाने योग्य नहीं थे। वे सिर्फ देखने और सुगंध लेने के काम आ सकते थे। खाने पर वे हानिकारक हो सकते थे। राजा, रानी और राजकुमार वीर ये अद्भुत दृश्य देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा सुंदर जंगल नहीं देखा था जहां पेड़ इतने सत्कार से झुककर स्वागत कर रहे हों। राजकुमार वीर जंगल के सुंदर और चमकीले फलों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा और रानी से उन्हें लेने की जिद की। तभी यक्षिणी ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राजा के रथ के सामने प्रकट हुई। उसके सौंदर्य से सभी चमत्कृत थे। यक्षिणी ने राजकुमार वीर को कुछ सबसे सुंदर और चमकदार फल दिए और प्यार से कहा, मेरे प्यारे बालक, ये फल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन्हें खाना मत। ये जहरीले हैं। तुम बस इन्हें रखकर खेल सकते हो। यह कहकर यक्षिणी तुरंत वहां से अदृश्य हो गई। राजा और रानी हैरान थे कि ये कौन थी, पर बच्चे की खुशी देखकर वे शांत हो गए। राजकुमार वीर उन चमकीले फलों के साथ खेलता रहा और खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ चलते हुए महल पहुंच गया, जहां राजकुमार युवराज की बहन के विवाह का आयोजन था। राज दरबार में उसकी खूबसूरती, शाही वस्त्र और हाथ में मायावी फल देखकर सभी प्रभावित थे। राजकुमार वीर, रेशमा का बेटा, महल के विवाह समारोह में उन चमकीले मायावी फलों के साथ खेल रहा था जो यक्षिणी ने दिए थे। खेलते खेलते अनजाने में उस छोटे से बालक ने गलती से उन जहरीले फलों में से एक फल उठाया और दुष्ट राजकुमार युवराज, असली पिता की मेज पर रखी फल की टोकरी में रख दिया। किसी का भी ध्यान इस छोटी सी बात पर नहीं गया। कुछ देर बाद राजकुमार युवराज वहां आया। उसकी नज़र जैसे ही उस टोकरी में पड़े, यक्षिणी के अत्यंत चमकीले और आकर्षक फल पर पड़ी तो उससे रहा नहीं गया। युवराज स्वभाव से लालची और सुंदरता पर तुरंत मुग्ध हो जाने वाला था।
इतना सुंदर फल देखकर उसने तुरंत बिना सोचे समझे और जल्दी जल्दी उस फल को खा लिया। वो भूल गया था कि हर सुंदर चीज अच्छी नहीं होती। राजकुमार युवराज के जहरीले फल खाकर गिरते ही महल में अफरातफरी मच गई। यह सारा दृश्य यक्षिणी अदृश्य रूप में देख रही थी। वह तुरंत रेशमा को लेकर महल में प्रकट हुई। रेशमा महल के बीचों बीच खड़ी थी, जहां राजकुमार युवराज की हालत बहुत गंभीर थी और वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। रेशमा ने पूरी सभा में चिल्लाकर कहा, राजकुमार, उस दिन तुमने बाजार में मेरा अपमान किया था और आज वही अपमान तुम्हारी मौत का कारण बना है। तुम्हारा अभिमान और छल तुम पर भारी पड़ गया। आज तुम्हारा ही पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बना है। यह कहकर रेशमा ने पूरी घटना राजकुमार को बताई। जब तुमने मुझे यहाँ से निकाला था तब मैं गर्भवती थी। मेरा पुत्र जीवित है और आज मेरा पुत्र जो फल लाया था उसे खाकर तुम मरने वाले हो। ये सुनकर राजकुमार युवराज को अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। मृत्यु के सामने उसका अहंकार टूट गया। उसने रोते हुए सबसे माफी मांगी। राजकुमार ने मरने से ठीक पहले पूरी सभा में जोर से कहा, सुनो सुनो सब लोग, राजकुमारी रेशमा चरित्रहीन नहीं है। वो पूरी तरह निर्दोष है। उसे महल से निकालना सिर्फ मेरी साजिश थी। मैंने झूठ बोला था। अब यह राजकुमारी रेशमा राजा बनेगी, जो मेरा पुत्र है। सैनिक ने सारी बात को विस्तार से भरी सभा में बताया। सत्य सामने आने के बाद राजकुमार युवराज ने आखिरी सांस ली और उसका अंत हो गया। राजकुमार युवराज की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में शोक और हैरानी छा गई। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह था कि रेशमा निर्दोष थी और वही महल की असली रानी थी। रेशमा ने अपने साहस, विवेक और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति से सभी को प्रभावित किया था। रेशमा ने कहा, यह मेरा ही नहीं, रानी का भी पुत्र है, जिसने राजकुमार की तरह मेरे पुत्र को पाला है। सर्वसम्मति से रेशमा ने दुष्ट युवराज द्वारा छोड़े गए राज्य का शासन संभाला। वो न्यायपूर्ण और दयालु रानी बनकर उभरी, जिसने गरीबी और अन्याय दोनों को देखा था। अब उस गरीब लड़की का पुत्र 2 राज्यों का राजकुमार और 2 माँओं का पुत्र था। कुछ ही समय बाद रेशमा ने अपने पुत्र राजकुमार वीर, जिसे दूसरे राजा ने गोद लिया था, को राज्य का युवराज घोषित किया। वीर, जो पहले से ही वीरता और बुद्धिमानी में प्रशिक्षित था, अब वास्तविक हकदार के रूप में राज्य के उत्तराधिकारी बना। रेशमा ने अपने बेटे को सभी सत्य बताए और वीर ने अपनी मां के साथ हुए अन्याय का बदला न्यायपूर्ण शासन से लिया। इस प्रकार कागज के खिलौने बेचने वाली वो गरीब लड़की रेशमा अंत में न्याय की देवी और रानी बनी और उसका पुत्र सच्चा युवराज बना। ये साहस, छल और न्याय की एक अद्भुत कहानी थी।